नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों जरधारी क्लासेस.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट। और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ। यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी। आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे, तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार किस लक्ष्य को कक्षा 3 तक सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कराना सर्वोच्च प्राथमिकता या प्रायोरिटी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे किसी विदेशी भाषा का अध्ययन। देखो, एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि बच्चों को क्या है, कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाना है, लेकिन कक्षा 3 की यहाँ पे बात हो रही है। तो कक्षा 3 का बच्चा बहुत छोटा होता है, उससे पहले उस क्या है मदर टंग के द्वारा ही उसको पढ़ाना चाहिए, तब जाके उसको कुछ भी चीज़ समझ में आती है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। बी है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, यानी कि FLN यहाँ पे हो जाएगा 1 का करेक्ट आंसर। जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में दक्षता या उन्नत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोई विदेशी भाषा का अध्ययन, ये भी ऑप्शन में क्या है करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कक्षा 3 तक सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कराना सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है, वो है FLN, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा हो गया या उन्नत कंप्यूटर, ये बड़ी कक्षाओं में सिखाया जाता है, ना कि प्राइमरी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है यहाँ पे केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। तो जहाँ भी ऑप्शन में केवल होगा, क्योंकि टीचर का काम केवल कैरिकुलम को कंप्लीट कराना या सिलेबस को कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास कराना है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। बी है छात्रों के साथ सहानुभूति रखने और एक सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाने के लिए। ऑप्शन बी होगा करेक्ट, क्योंकि एक टीचर का काम केवल सिलेबस या कैरिकुलम कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि इससे भी जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, एक सकारात्मक वातावरण अपने बच्चों को प्रोवाइड कराना है एक टीचर का काम। सी है उच्च वेतन अर्जित करने के लिए या प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए। तो प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए भी सही है, लेकिन इससे भी जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण के 3 स्तर किसने दिए थे। तो देखो, ये दिए थे आपके मॉरिस एल बिगी ने, ठीक है। इनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षण के 3 सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत स्तर हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, स्मृति स्तर है, समझ स्तर है और चिंतनशील स्तर। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। तो स्मृति स्तर क्या होता है हमारा, जहाँ तथ्यों और सूचनाओं को याद कराना होता है बच्चों को, ये होता है हमारा स्मृति स्तर। नेक्स्ट आता है समझ स्तर, ये होता है अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझना, ठीक है। ये स्मृति स्तर से भी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हम याद नहीं करवाते हैं, बच्चों को हम समझाते हैं। और लास्ट है चिंतनशील स्तर, ये है समस्या समाधान और अवलोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन के लिए ज्ञान का अनुप्रयोग। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नहीं है, पूछा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे चिंतन और स्वायत्ता का विकास, तो ये तो करेक्ट होगा। क्यों होगा, इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो ये शिक्षा का क्या है, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक उद्देश्य है, जो ऑप्शन 1 है, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से सोचने वाले व्यक्तियों का विकास कराना है, ये कहलाता हमारा चिंतन और स्वायत्ता का विकास। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और कल्याण, ये भी करेक्ट है।
ये करेक्ट क्यों है? देखो, शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ क्या है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देना हमारा एजुकेशन का क्या है, मेन एम है। तो इसलिए ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे TLM तैयार करना, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या है, सुविधाजनक बनाने के लिए एक टूल के रूप में काम करता है हमारा TLM। लास्ट जो है सांस्कृतिक सहभागिता, ये भी सही है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों को उनकी संस्कृति से जोड़ना और उसके साथ साथ ही उसका संरक्षण करना भी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट है, ये सभी क्या है, हमारे व्यापक उद्देश्य हैं शिक्षा के। ये भी और ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ पे पूछा है उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि TLM क्या है, एक टूल है, हम बच्चों को क्या है, अच्छे वे में कैसे सिखाते हैं, ये कोई शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में क्या होता है? फर्स्ट है यहाँ पे, शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देते हैं और छात्र घर पर होमवर्क करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर शिक्षक जो है क्लास में व्याख्यान देते हैं, तो अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो घर में जाके होमवर्क करते टाइम अगर उनको ध्यान में आ गया कि मुझे ये टॉपिक या ये लाइन समझ नहीं आएगी, तो वो अपने टीचर को कैसे पूछेंगे, है ना। फ्लिप क्लासरूम क्या है, इसमें जो छात्र हैं वो घर पर व्याख्यान या कोई वीडियो देखते हैं, और अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो नेक्स्ट डे फिर अपने टीचर से पूछते हैं, अर्थात और कक्षा में गतिविधियों या समस्याओं पर वो काम करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के सभी पहलुओं को विकसित करेगा या उनका सर्वांगीण विकास करेगा। सभी पहलू मतलब विद्यार्थी क्या है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उसको स्ट्रांग बनाना। फर्स्ट ऑप्शन है केवल, देखो केवल विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी, इसे पढ़ाने से बच्चे के सभी पहलुओं का विकास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, तो केवल विज्ञान या केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ने से उसका विकास बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान के साथ साथ बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेलकूद, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य। नेक्स्ट है, शुरुआत से ही मुख्यतः व्यवसायिक कौशल, और डी है यहाँ पे सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मॉडल से मानकीकृत पाठ्यक्रम। देखो जो ऑप्शन ए, सी और डी है लगभग इनका मतलब एक ही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बी है। इसमें बच्चे का क्या है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज भी दिया जा रहा है, उसको क्या है बुनियादी कला या शिल्प या खेलकूद के बारे में भी बच्चों को आना चाहिए ना, तभी जाके उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की जवाबदेही किसके प्रति होती है? फर्स्ट है यहाँ पे छात्रों के प्रति, ये भी करेक्ट होगा क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की हम बात करते हैं, और जो एक टीचर है उसका पूरा जीवन ही अपने छात्रों के प्रति क्या है, समर्पित रहता है, और छात्रों के प्रति समर्पित है तो छात्र कहीं ना कहीं अपने माता पिता या समुदाय से ही तो जुड़े रहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्कूल प्रशासन के प्रति ये भी करेक्ट हो जाएगा, और स्वयं अपने पेशे के प्रति, यानी कि 7 का जो सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एंडागोजी और पेडागोजी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे 8 का फर्स्ट है यहाँ पे पेडागोजी बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान है, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जब हम क्या है 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको पेडागोजी का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी जाके हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे और उनको पढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एंडागोजी वयस्कों की, एंडागोजी क्या है, वयस्कों को पढ़ाने की कला और विज्ञान है, ये भी सही है, ठीक है। पेडागोजी है प्राइमरी क्लास में जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, और एंडागोजी क्या है, वयस्कों को पढ़ाने की कला और विज्ञान है। नेक्स्ट है वयस्क शिक्षार्थी जो है अधिक आत्मनिर्देशित होते हैं, ये भी सही है, और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं ये हमको बताता है अगर हमको चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज है। और सेकंड क्या है, एंडागोजी क्या है, वयस्कों को पढ़ाने के लिए भी हमको वयस्क बच्चों की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, तो इसमें दोनों में अंतर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन गलत होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, फिर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के वार्षिक दिवस के लिए आपको एक नाटक का निर्देशन करने की जिम्मेदारी दी गई है,
आप छात्रों का चयन कैसे करेंगे एज अ टीचर? फर्स्ट है केवल उन छात्रों को चुनना जो पहले से ही अभिनय में अच्छे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आप अपने काम को बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं कि क्योंकि जो बच्चे पहले से ही सिलेक्टेड है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनमें तो ज़्यादा हम कुछ एफर्ट्स नहीं डालें ना, अपने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जो और बच्चे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आगे आना चाहते हैं, आप उनका टैलेंट दबा दे रहे हैं, तो एज अ टीचर ये आपको शोभा नहीं देता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी है सभी इच्छुक छात्रों को ऑडिशन का अवसर देना, करेक्ट है। सी है अपने पसंदीदा छात्रों को चुनना, तो आप और बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और लास्ट है केवल कक्षा के टॉपरों को चुनना, तो ये ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन लगभग सेम ही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सभी इच्छुक छात्रों को ऑडिशन का अवसर देना, और जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो आगे क्या है? अपना परफॉर्मेंस देगा। ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि आपको भेदभाव नहीं करना है ना, आपके लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं, चाहे कोई टॉपर है चाहे कोई फेलियर है। नेक्स्ट है एक छात्र आपको बताता है कि वह आपके विषय को पसंद नहीं करता क्योंकि यह बहुत उबाऊ है, आपको क्या करना चाहिए? तो मैंने कई बार बोल दिया है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, आपकी क्लास को कोई पसंद नहीं कर रहा, या कोई लेट स्कूल आता है, या आपकी क्लास में कोई सोता है, तो इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ किसकी है? टीचर की है। टीचर को अपने टीचिंग मेथड को बदलना चाहिए, जिससे क्या है हमारी क्लास रोचक बने। अगर रोचक क्लास बनती है तो आपका बच्चा आपकी क्लास में कभी नहीं उबेगा, ना उसको कभी नींद आएगी। आपको खुद में परिवर्तन लाना है, ना कि आपको स्टूडेंट के ऊपर कुछ दोष देना है। तो बताते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट है यह तुम्हारी समस्या है, तुम्हें पढ़ना ही होगा। तो इसमें क्या है? आप अपने बच्चों के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हो सकता है कि तुम इसे समझने के लिए पर्याप्त होशियार नहीं हो, तो यहाँ भी आप अपने बच्चे के ऊपर ही दोष डाल रहे हैं कि गलती आपकी है, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा, गलती टीचर की होगी, बच्चे की कभी गलती हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है मुझे यह सुनकर दुख हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या उबाऊ लगता है ताकि मैं इसे और दिलचस्प बना सकूं? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको अपनी क्या है कमी पता लगी और आपने उस कमी को सुधारने का पूरा प्रयास किया, अपने टीचिंग मेथड को बदलने का प्रयास किया। और अगर आप ऐसा करते हैं तो छात्र को ऑब्वियसली बात है, उसको आपकी हर एक बात अच्छी लगेगी, और आप जो भी उसको पढ़ाएंगे आपको उसको और अच्छे से समझ आएगा। ना कि अगर आप ऐसे बोलते हैं जैसे फर्स्ट ऑप्शन और बी ऑप्शन, इसमें क्या है बच्चा फिर डर जाएगा, हो सकता है वो फिर ऐसी कोशिश ही नहीं करे बोलने की जैसे वो बोल रहा है। लास्ट, तुम्हें अपने ग्रेड के बारे में चिंता करनी चाहिए। तो इसमें भी आप क्या है ऑर्डर दे रहे हैं उसको, मतलब वार्निंग दे रहे हैं, अगर दोबारा ऐसा बोलेगा तो मैं आपको फेल कर सकता हूँ। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पाठ योजना या लेसन प्लान तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। बिल्कुल सही है। जब लेसन प्लान हम बनाते हैं तो उसमें ये ऐसे भी क्वेश्चन डाले रहते हैं कि छात्रों का प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्योंकि अगर हमको उनका प्रीवियस नॉलेज पता ही नहीं है तो हम किस बेस पे उनको आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये भी सही है। और स्पेशली हम 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, तो डिफरेंट टाइप का अगर हमको टीचिंग मेथड के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम उनको कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो टीचिंग मेथड हमको आता है केवल वो उसी से पढ़े। नेक्स्ट है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये भी क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर वो है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या हो सकता है? वे अनुशासन मानने लगेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। वो अनुशासन बिल्कुल नहीं मानेंगे, अगर उनके आवेगों का दमन करें तो वो और बिगड़ सकते हैं, वो डिसिप्लिन में बिल्कुल नहीं रहेंगे भाई। नेक्स्ट है उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है। बिल्कुल ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनके आवेगों का अगर आप दमन करेंगे तो वो और अपोजिट जाएंगे। जो आप चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा हो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बी और सी यहाँ पे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है निरंतर गद्य रणनीति। तो ये देखो ये क्या है हिंदी में यूज होती है, ठीक है। हिंदी में एक पैराग्राफ आपको दे दिया या एक गद्य दे दिया, उसी में क्वेश्चन है, उसको आपने रीड करना है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको वहीं से मिलेंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैथ की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा
एल्गोरिथम विधि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश कक्षा 6 का छात्र है। उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्व अनुभवों को याद किया और पाया कि उसने कुछ चीजें शामिल नहीं की हैं। अपने अनुभव के आधार पर उसने आगे स्वाध्याय किया और असाइनमेंट को सुधारकर शिक्षक को सौंप दिया। तो इस प्रकार का आकलन क्या कहलाता है? फर्स्ट यहाँ पे अधिगम के रूप में आकलन या असेसमेंट एज लर्निंग। तो 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, जब बच्चा अपना आकलन स्वयं ही करता है। जैसे क्वेश्चन में बता रखा है ना कि आपने क्या है, अपने बच्चे के पास एक असाइनमेंट दे दिया, वो खुद ही उसको रीड करेगा, खुद ही उसको उसके ऊपर जो भी टॉपिक आपने दे रखा है उसके ऊपर असाइनमेंट बनाएगा, गलतियां करेगा, फिर अपने से ही वो क्वेश्चन पूछेगा और अपने आप ही उसको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। मतलब स्वयं जब बच्चा अपना असेसमेंट स्वयं ही करता है तो उसको कहते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें बच्चे को टीचर की भी नीड नहीं होती है। नेक्स्ट जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और समेटिव असेसमेंट क्या होता है आपका, एक ही होता है कि आपका सेमेस्टर के एंड में होने वाला असेसमेंट है जिसमें आप अपने बच्चों को ग्रेड देते हैं या नंबर देते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये क्या है, क्लास के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है, टीचर अपने बच्चे की पूरी हेल्प कर सकता है, उसको टाइम टाइम पे फीडबैक भी दे सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मस्तिष्कोद्वेलन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फर्स्ट है स्मृति कौशल में सुधार के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, नई चीजें बनाना है, नहीं तो पुरानी बातों को याद करना बिल्कुल भी नहीं है। तो स्मृति कौशल में सुधार क्या है, हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, ये इसके क्या है, एकदम अपोजिट है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है बड़ी संख्या में विचारों का सृजन करने के लिए, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, नई चीजें बनाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी है व्याकरण के नियमों को सिखाने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। और डी है हस्तलेखन में सुधार के लिए, क्योंकि जो हस्तलेखन है, हैंड राइटिंग, ये क्या है, एक मोटर स्किल है, जबकि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक आपका कॉग्निटिव एक्टिविटी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा NEP 2020 का मार्गदर्शक सिद्धांत है? फर्स्ट है केवल पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा क्योंकि बच्चे का हमने सर्वांगीण विकास करना है, ना कि केवल एक चीज पे फोकस करना। बी है रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा कि हम बच्चों को इस ढंग से हमको उसको पढ़ाना है कि उसको क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी का उसमें क्या है, डेवलप हो। नेक्स्ट है जन पहुंच के बजाय विशेष संस्थानों को वरीयता। और डी है यहाँ पे पूरी तरह रटंत अधिगम पर ध्यान। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है 16 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है NEP 2020 इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ किन क्षमताओं और प्रवृत्तियों का भी विकास करें? फर्स्ट है केवल, देखो जिस ऑप्शन में भी केवल होगा वो क्या है, ऑप्शन हमेशा गलत होगा। केवल शारीरिक और खेल कौशल से बच्चे का सर्वांगीण विकास बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। केवल व्यावसायिक और तकनीकी कौशल, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताएं व प्रवृत्तियां। और लास्ट है मुख्यतः रटंत और स्मरण कौशल। तो जहाँ पे रटने वाली चीज होगी वो भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, फिर 17 का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी आपके वाइगोत्स्की ने, जिनके क्या है सोशल कल्चरल थ्योरी भी दे रखी है। तो इसकी अवधारणा किससे संबंधित है? फर्स्ट है शिक्षक द्वारा छात्र को दी जाने वाली अस्थायी सहायता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में शिक्षक एक नया कार्य सीखने में छात्र की मदद करता है और जैसे जैसे छात्र सक्षम होता जाता है यह सहायता फिर हटा ली जाती है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है या LKG UKG या नर्सरी में होता है तो आप उसकी पूरी मदद करते हैं और एक लेवल तक जब आपको लगता है कि मेरा बच्चा सीख रहा है तो फिर आप पीछे हट जाते हैं। बच्चा फिर अपना काम स्वयं सीख लेता है या पढ़ाई कर लेता है। वो आप एक टेम्परेरी उसको क्या है हेल्प देते हैं, ना कि परमानेंट।
फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना। तो ये पियाजे का सिद्धांत है, ना कि वाइगोत्स्की का। हम क्या बोल रहे हैं, हमको अपने बच्चे की हेल्प करने, ना कि उसको स्वतंत्र छोड़ देना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्र की क्षमता से परे बहुत कठिन कार्य देना। हमको क्या है, सरल से लेके कठिन की ओर जाना है, ना कि पहले ही बच्चे को के ऊपर ऐसा कठिन कार्य, ऐसा बर्डन देना, वो उससे उठ ही नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे, यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे क्या है, सही है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। तो क्या चाहिए, एक शिक्षक को समावेशी कक्षा में। फर्स्ट है विविध शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षा को अनुकूलित करना। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी विविध शिक्षार्थी की बात होगी यानी कि हम समावेशी कक्षा का वहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट, केवल औसत छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यह मानना कि सभी छात्र एक ही तरह से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, सीखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एक टीचर का काम क्या है, सभी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना, देखना कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये कैसे सीखते हैं, ये इंटेलिजेंट है या थोड़ा एवरेज बच्चे हैं। सब चीज़ का एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो अपने बच्चों को अलग अलग करके उनकी नीड के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भी गलत है। और डी है एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना, जो कि एक टीचर का मुख्य काम होता है कि अपने स्टूडेंट के लिए एक खुला वातावरण, एक अच्छा वातावरण उनको प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा 19 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में लोकतंत्र की अवधारणा सिखा रहे हैं। इसे प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी होगी यहाँ पर। फर्स्ट है लोकतंत्र पर एक निबंध लिखने के लिए कहना। देखो ये तो निबंध लिखने के लिए आप अपने बच्चे का अगर असेसमेंट कर रहे हैं उसके लिए तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जब आप अपने बच्चे को क्या है लोकतंत्र की अवधारणा सिखा रहे हैं। तो निबंध लिखने से वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कराने के लिए एक मॉक कक्षा चुनाव आयोजित करना आना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उससे बच्चे क्या है प्रैक्टिकली हो रहा है ना सब कुछ, बच्चा अच्छे तरीके से फिर लोकतंत्र की अवधारणा को समझ पाएगा। नेक्स्ट लोकतंत्र की परिभाषा या निबंध ये एक ही जैसा है और याद करना तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो 20 का क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक छात्र अक्सर कक्षा के बाद रुककर आपसे विषय से संबंधित उन्नत प्रश्न पूछता है, यह क्या दर्शाता है। फर्स्ट है वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो क्लास के बाहर वो अपने टीचर से क्या उन्नत प्रश्न पूछता है, यानी कि अगर वो क्लास में उसने कुछ ध्यान दिया, उसको समझ में नहीं आया, वो जिज्ञासु छात्र होगा ना, क्यूरियोसिटी होगी उसको कुछ पूछने की, तभी जाके वो आपके पास आता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कक्षा में ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर कक्षा में वो ध्यान ही नहीं देगा तो वो बाद में आपसे आगे प्रश्न पूछेगा किस बेस पे। ऑप्शन गलत होगा। बी है वह शिक्षक का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमेशा गलत होगा, क्योंकि वो बच्चे का काम है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो टीचर को बड़े अच्छे ढंग से उसका जवाब देना चाहिए, ना कि इस प्रकार के क्वेश्चन अपने छात्र के ऊपर उठाने चाहिए। नेक्स्ट है उसकी विषय में गहरी रुचि और वह प्रेरित है। और लास्ट है वह दिखाना चाहते हैं कि वह दूसरों से बेहतर है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी कि उसकी क्या है विषय में गहरी रुचि है और वह क्या है प्रेरित भी है। अगर उसको अपने सब्जेक्ट में डीप नॉलेज होगा ना, तभी तो उसके अंदर दुनिया भर के क्वेश्चन उठेंगे। अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, उसको ना उसने घर से आगे कुछ पढ़ा है, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछने की जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो दब जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। फर्स्ट है प्रस्तावना चरण में। देखो इसमें क्या है, प्रस्तावना चरण यानी कि इंट्रोडक्शन आप अपने बच्चों को करते हैं। तो आप क्लास में जाते हैं, थोड़ा उनका नाम पूछा, प्रीवियस नॉलेज उनको कितना है, ये सब पूछा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके विकास चरण में। इसमें क्या है बच्चे ने कितना सीखा, उसको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप के आप इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो उसको सीख पा भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं सीख पा रहे तो आप
आपको क्या है अपने में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, यानी कि टीचिंग मेथड में कुछ परिवर्तन लाने चाहिए जिससे बच्चे आपकी क्लास में कुछ सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, फर्स्ट है शिक्षण एक कला है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, शिक्षण क्या है, एक कला है। नेक्स्ट है शिक्षक जन्मजात होते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत होगा क्योंकि शिक्षक जन्मजात बिल्कुल नहीं होते हैं। कोई 5-6 बच्चे हैं वो क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं तो जरूरी नहीं है ना अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं एक जैसे जरूर नहीं कि सब टीचर ही बनेंगे। हो सकता है उसी में से कोई एक डॉक्टर बनेगा, कोई एक नेता बनेगा, कोई एक क्रिकेटर बनेगा, कोई एक इंजीनियर बनेगा। तो हम पहले एजुकेशन लेते हैं या नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, एक टाइम आता है जब बच्चों को समझ आता है कि मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है, तब वो वहाँ पे अपना करियर चुनते हैं और फिर वो या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, कुछ भी बन सकता है, ना कि शिक्षक कोई भी जन्मजात नहीं होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि टीचर जो है उनको भी टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया था कि सत्य कथन यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी शिक्षक जन्मजात होते हैं, जबकि नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक टीचर का जो निजी जीवन होना चाहिए वो क्या है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा पद क्या है, टीचर। टीचर जो है एक बच्चे को या एक पूरे समाज को ही एक, चाहे वो समाज में कोई अच्छा नेता है उसका ग्रेड भी एक टीचर को जाता है क्योंकि फर्स्ट में तो एक टीचर ने ही उस नेता को भी पढ़ाया है ना, या कोई इंजीनियर है, कोई क्रिकेटर है, सब पहले क्या है, पहले सब भी लोग एजुकेशन लेते हैं तभी जाके वो एक पद पर पहुंचते हैं। तो इसलिए टीचर को क्या है अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, तो ऑप्शन बी क्या होगा, गलत होगा, दिखावा सही नहीं है एक टीचर के लिए। नेक्स्ट चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि एक टीचर को पूरे समाज के आगे उसको क्या है जवाब देना। अगर उसका स्टूडेंट कुछ अच्छा बनता है तो वाहवाही किसकी होगी, एक टीचर की होगी ना। तो अगर ऐसा एक टीचर बोलता है मुझे समाज से या किसी से फर्क नहीं पड़ता तो ये अच्छी बात नहीं है, डी है यहाँ पे स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो 24 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है रिया अपनी कक्षा के बच्चों का सामान्य ज्ञान जांचना चाहती है, कौन से प्रश्न वस्तुनिष्ठ और कम समय लेने वाले होंगे। यहाँ पे कौन पूछा है, वस्तुनिष्ठ और कम समय लेने वाले कौन होंगे, तो वो होंगे एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट आधारित प्रश्न हो गया या असाइनमेंट आधारित प्रश्न या निबंध आधारित प्रश्न, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और यहाँ पे पूछा क्या गया है कम समय लेने वाले, तो सबसे बेस्ट क्या है एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट है कक्षा संचार में मनोवैज्ञानिक शोर का एक उदाहरण है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शोर की बात हो रही है, 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा एक छात्र की पूर्वाग्रही सोच या चिंता, क्योंकि कक्षा के बाहर से आने वाला शोर या शिक्षा की अस्पष्ट लिखावट या खराब ऑडियो उपकरण, ये सभी क्या है भौतिक शोर कहलाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक शोर पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को छात्रों का निर्माण करना चाहिए, तो कैसा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 27 का। फर्स्ट है नैतिक, तार्किक और यहाँ पे करुणामय व्यक्ति। बी है सामाजिक सरोकारों से रहित संकीर्ण विशेषज्ञ, तो ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है केवल उद्योग केंद्रित, तो केवल जहां भी होगा वो हमेशा गलत होगा। और लास्ट है रचनात्मकता के बिना अधिकार अनुगामी, तो ये ऑप्शन भी के बिना नहीं, रचनात्मकता के साथ होना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 27 को जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। फर्स्ट है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट है। विकास की 28 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। विकास की प्रक्रिया में क्या है, सांस्कृतिक विविधताएं होती है। नेक्स्ट है विकास केवल आनुवांशिक से निर्धारित होता है, ऑप्शन बी क्या होगा, गलत होगा। ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो केवल आनुवांशिक नहीं होता, उसमें पर्यावरण या हमारा इन्वायरमेंट भी शामिल होता है विकास के लिए। एक बच्चे का विकास हम केवल ये नहीं बोल सकते कि आनुवांशिकता के बेस पे उसका विकास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन बी गलत होगा। विकास एक दिशीय एक दशा में होता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। विकास क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है।
नेक्स्ट है विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 28 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शिक्षण का आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक उपागम या इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड में क्या अंतर है। फर्स्ट है यहाँ पर आगमनात्मक उपागम उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ता है, जो इंडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। पहले आप अपने बच्चों को अगर किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उसका नियम समझाएंगे, ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसका अपोजिट है, पहले अपने बच्चों को रूल या किसी टॉपिक के बारे में उसका थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट है जो हमारा इंडक्टिव मेथड है वो खोज को प्रोत्साहित करता है, ये भी करेक्ट है। और लास्ट है यहाँ पे जो डिडक्टिव अप्रोच है ये क्या है, छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 29 का है क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में मदद करता है। हम 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर ज्ञान नहीं है या चाइल्ड साइकोलॉजी का हमको ज्ञान नहीं है तो हमको बच्चे की भिन्नताएं या बच्चा कैसे समझ पा रहा है, कैसे उसको सिखाना है, ये चीज़ हमको पता ही नहीं होगी, है ना। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की सोच अलग है, सीखने का तरीका अलग है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। तो सब कुछ हमको नॉलेज कैसे होगा या हम कैसे मैनेज करेंगे जब हमको साइकोलॉजी का ज्ञान होगा। नेक्स्ट यह प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायता करता है, ये भी करेक्ट होगा। सी है यह कक्षा में अनुशासन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अगर हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है या एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है तो हमको पता चलेगा कि बच्चे की समस्या को कैसे हल करना है, वो क्या सोच रहा है, उसका सोचने का तरीका क्या है, बच्चे के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होती है अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ी है। इसलिए तो अगर हम प्राइमरी टीचर बनते हैं तो फर्स्ट तो डीएलएड करना पड़ता है और इसमें अधिकतर टीचिंग एप्टीट्यूड का ही नॉलेज हमको दिया जाता है। लास्ट यह शिक्षकों को अधिक वेतन, देखो वेतन ऑप्शन जहाँ भी होगा वो गलत होगा, वेतन से मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे। तो 30 का राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhari-classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीएलएड 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीएलएड के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in।